नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन 8वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान जो पुस्तक है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपके प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो दिया हुआ, उसके अंदर सारी जानकारी समझाई हुई है। उम्मीद करता हूँ आपने वो सारा वीडियो पूरा तरीके से देख लिया होगा, ठीक है? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन इस वीडियो में पहले चैप्टर की बातचीत करेंगे, ठीक है? जैसा कि आपको थंबनेल में देखे है। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिएगा, यानी आड़ा कर लीजिए। और उसके बाद में इसकी क्वालिटी जो है 320p से 720 कर लीजिए, जिसको आपके मोबाइल के अंदर अगर हिंदी में है तो गुणवत्ता लिखा हुआ आएगा, या फिर अंग्रेजी में है तो क्वालिटी लिखा हुआ आएगा। उसको बढ़ा लीजिए। उसको बढ़ाने के बाद में आप इसकी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अगर घर पे एयरफोन है तो एयरफोन से इसकी कानों में लगा करके सुनिए। अगर नहीं है तो फिर डायरेक्ट मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ा करके आराम से सुने और इसको समझें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारतीय संविधान। अब संविधान को समझने से पहले आपको संविधान शब्द का अर्थ समझना होगा कि संविधान किसे कहते हैं। देखो, संविधान किसे कहते हैं तो मैं आपको अगर सीधा अगर 1-2 शब्द के अंदर समझाऊँ कि संविधान क्या है या संविधान किसे कहा जा सकता है, तो इसके अंदर अपन देखेंगे। अब यहाँ पे इसका अर्थ देखिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो, मैं आपको यहाँ सिंपल लिख के बता देता हूँ कि संविधान क्या है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा कि भाई संविधान क्या चीज़ है, ठीक है ना? ये दिमाग खराब हो रखा है इसका फालतू में। ओके, यहीं दिखा देता हूँ मैं आपको साइड में, ठीक है ना? देखो, संविधान क्या है? तो ये लो। ओके, अब संविधान क्या है इसको आप सबसे पहले आराम से समझो। देखो, संविधान को समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा एक उदाहरण। जैसे आपके परिवार को चलाने के लिए आपके परिवार का जो मुखिया होता है, उसके नियम चलते हैं, ठीक है ना? अब उसी प्रकार एक राष्ट्र को चलाने के लिए राष्ट्र के नियम होते हैं। अब वो राष्ट्र लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र है, इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए एक नियमों की किताब बनी होती है। उदाहरण के तौर पर आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो, उस विद्यालय के अंदर कानून कायदे हैं। यानी उसका नियम है कि आपको इतने बजे विद्यालय पहुंचना है, आपको विद्यालय गणवेश में आना है, विद्यालय में आपके सूट बूट टाई बेल्ट टाई होनी चाहिए, विद्यालय में इतने बजे घंटी लगेगी, इतने बजे आपकी प्रार्थना होगी, इतने बजे आपकी लंच होगा, इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, ठीक है ना? सारी एक प्रक्रिया जो है नियमावली में बंधी हुई है। तो इस तरीके से एक राष्ट्र के लिए जो नियम होते हैं, या फिर इन नियमों का एक जो संग्रहण होता है, या फिर इन नियमों की जो एक किताब होती है, उसको कहा जाता है संविधान। तो सामान्य शब्दों में मैं इसमें ऐसे कह सकता हूँ कि नियमों या फिर कानूनों की किताब, नियमों या फिर कानूनों की एक पुस्तक जो देश को संचालित करती है, जो देश को संचालित करती है, संचालित करती है। ये सामान्य तौर पर आपको समझ में आना ज़रूरी है। अब वापस आता हूँ इस तरफ। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ? मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ संविधान समझाने, कि भाई संविधान किसे कहते हैं या फिर संविधान क्या होता है? आपका पहला चैप्टर यही है कि संविधान किसे कहते हैं, ठीक है? अपन यही समझ रहे हैं कि संविधान होता क्या है। तो देखो, हर एक राष्ट्र का अलग-अलग संविधान होता है। चाहे चीन होए, पाकिस्तान होए, बांग्लादेश होए, नेपाल होए, भूटान होए, अमेरिका होए, सब देश। इन सभी देशों का अलग-अलग संविधान है और सभी देशों के अंदर अलग-अलग नियम हैं। उसी प्रकार अपना जो भारत है, भारत को भी चलाने के लिए संविधान बनाया गया है, यानी नियम बनाए गए, नीति तथा नियम बनाए गए, जिसके अकॉर्डिंग भारत की जो पूरी शासन व्यवस्था है वो संचालित होती है। अब देखो, किसी भी राष्ट्र में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये सामान्य सवाल है, इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इनका आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एक देश के लिए संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? देखो, एक देश में जो शासन करने का तरीका होता है, मान लेते हैं कि भई ये ए नाम का कोई एक देश है, ठीक है? अब इसमें शासन करना है, ठीक है ना? अब इसमें शासन करना है तो शासन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके हो सकते हैं? 2 तरीके थे। एक तो होता है लोकतंत्र, ठीक है? एक होता है लोकतंत्र और एक होता है राजतंत्र। इन चीज़ों को आप बढ़िया अच्छे से समझें। एक जो देश होता है उसके लिए
शासन करना है अगर उसके ऊपर, ये जैसे मान लो ये ए नाम का एक देश है, एक जगह है, इसके ऊपर आपको शासन करना है, इसके अंदर लोग रह रहे हैं और यहाँ पे इसके ऊपर आपको राज करना है, तो आपके पास दो तरीके, एक तो होगा लोकतंत्र और एक होगा राजतंत्र। अब आपको लोकतंत्र और राजतंत्र समझना जरूरी है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का शासन, यानी ऐसा शासन जहां पर लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति शासन करते हो। जैसे भारत में अभी जैसे वोटिंग का टाइम चल रहा है, तो भारत में एक वोटिंग प्रक्रिया है, लोग वोट देते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं और अपने मत के प्रयोग से उस जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो सरकार चलाता है और लोगों के अनुरूप कार्य करता है। अगर उसके अनुरूप कार्य नहीं करेगा तो अगले 5 वर्ष के बाद में उसको जनता वोट नहीं देगी। तो ये हो गया पहला प्रारूप। दूसरा प्रारूप होता है राजतंत्र, यानी राजाओं का शासन, यानी राजा का बेटा राजा ही बनेगा, प्रजा चाहे कुछ भी करे, प्रजा का उसमें कोई योगदान नहीं होगा। अगर राजा दंड देता है तो ही उसको सहन करना पड़ेगा, भलाई करता है तो भी उनको सहन करना पड़ेगा। तो राजतंत्र और लोकतंत्र एक शासन का तरीका है और इन दोनों तरीकों को मजबूत करता है वहां का संविधान। अब संविधान के लिए जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्र लोकतंत्रात्मक होना चाहिए या फिर राजतंत्रात्मक होना चाहिए। संविधान का मतलब होता है नियम। अब अगर लोकतंत्र देश है और वहां पे अगर संविधान की बात करेंगे तो वहां नियम बिल्कुल उदारवादी होंगे, यानी ऐसे नियम होंगे जो लोगों के लिए अच्छे हो, लोगों के लिए भलाई के लिए कार्य करते हो या फिर लोगों के जन कल्याण या सर्व कल्याण की बात करते हो। लेकिन राजतंत्र के संविधान की बात करेंगे तो वहां पे जो कानून होंगे वो कठोर कानून होंगे, है ना। आपने प्राचीन समय में राजा और रानियों की कहानियां या फिर दंड प्रक्रिया पढ़ी होगी या कहीं ना कहीं किताबों में सुनी या समझी होगी। तो वहां जो संविधान होता था वो होता था दंडात्मक, कठोर संविधान होता था। तो ध्यान रखना, एक राष्ट्र के लिए जो नियम होते हैं या फिर जो नियमों के माध्यम से उस राष्ट्र को चलाया जाता है उसे संविधान कहा जाता है। और इस पाठ के अंदर अपन भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया या फिर भारतीय जो संविधान है वो कैसा है के बारे में बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से सुनाई दे रही होगी और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलो आगे देखते हैं। इस अध्याय में हम एक फुटबॉल के खेल से अपनी बात को शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुत ने खेला भी होगा। जैसे कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का मतलब है पैरों से खेलते हैं। फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि फुटबॉल के खेल का एक नियम है कि कोई भी खिलाड़ी उसको ये जो अपने हाथ होते हैं इसको गोल की कीपर के अलावा कोई नहीं छू सकता। जैसे कि पूरे मैदान में वो खेलते हैं और गोलकीपर यहाँ खड़ा होता है, तो जैसे ही बॉल आएगी, फुटबॉल आएगी तो वो उसको पकड़ेगा, सिर्फ वो ही पकड़ सकता है, बाकी सारे लोग इसको नहीं पकड़ सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों के माध्यम से उसको खेलते हैं, ठीक है ना। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू लेती है तो इसे फाउल या फिर गलत माना जाता है। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इस तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेलों को या फिर खेल को परिभाषित करने और अलग-अलग खेलों के बीच कई फ़र्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, ठीक है ना? कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूटिव इतना ही है ना अंग्रेजी में, ज़्यादा अपनी अंग्रेजी में पकड़ नहीं है, ठीक है ना? कुछ मूलभूत नियम होते हैं, इन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग-अलग समाजों के बीच में फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग-अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के ज़रिए तय किया जाता है। आधुनिक देश में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। तो आपको पहले ही मैं बता चुका कि यानी जो नियमों की किताब होती है या फिर जो ऐसी किताब जिसमें नियम लिखे हुए होते हैं वो होता है संविधान। कक्षा 6 और 7 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं
इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब समझ में आ गया भाई संविधान का मतलब वो क्या होता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो संविधान है, ठीक है ना, बढ़िया अच्छे से धीरे धीरे समझते हुए चलो। देखो, संविधान जो है इसका मतलब होता है कानून। ठीक है, संविधान का मतलब होता है कानून का संग्रहण। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, यानी किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, अब यहाँ ये फोटो दिया गया, बाद में देखेंगे। इससे पहले देखो, आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है उनके पास संविधान जरूर होगा। यहाँ एक शब्द आया लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश जहाँ पे लोकतंत्र हो। लोकतंत्र से तात्पर्य यह हो गया कि वहाँ लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि शासन करते हो, जैसे एमएलए, एमपी वगैरह होते हैं ना, वो शासन करते हैं। तो ऐसा जो राष्ट्र होता है जहाँ चुनाव होता है उसे कहा जाता है लोकतंत्र। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो संविधान है इसके लिए लोकतंत्र होना जरूरी नहीं है। जो संविधान है इसके लिए लोकतंत्र होना जरूरी नहीं है। संविधान राजतंत्र में भी हो सकता है। क्यों? क्या राजतंत्र जहां होगा क्या वहां संविधान नियम नहीं होंगे? राजा ने कह दिया आज रात 12 बजे सभी प्रजा को जागते रहना है, तो वहां की प्रजा उस कानून को मानेगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो संविधान है उसके लिए ना तो लोकतंत्र जरूरी है न राजतंत्र जरूरी है, वो कहीं पे भी लागू किया जा सकता है। जैसे मैं अभी कह दूं कि मेरे ऑनलाइन पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी जब तक क्लास खत्म नहीं होती तब तक बढ़िया अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, तो ये एक संविधान नियम हो गया। इस तरीके से यानी जो नियम होते हैं उनके लिए ना तो लोकतंत्र जरूरी है न राजतंत्र जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज, देखो यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि संविधान जो है वो कितने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो देखो, संविधान, देखो देखो देखो, ओके, संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला कौन सा उद्देश्य है? यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतरी आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, इनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक उद्देश्य के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर एक साझी समझ विकसित करते हैं, उनकी विकसित करते हैं हमारे जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ये जो बात है ये आपको समझनी जरूरी, मैं वापस समझाता हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ लिखा गया कि संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सबसे पहला उद्देश्य है कि ये एक ऐसा दस्तावेज है जो आदर्श को सूत्रबद्ध करता है। जैसे अपना जनगण मन है, जन गण मन अधिनायक जय हे, ये सुनते ही अपना जो भाव है वो राष्ट्र के प्रति जागृत हो जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है? आदर्श है, मतलब पूरे राष्ट्र को एक सूत्रबद्ध करने का मंत्र है। यानी किसी भी राष्ट्र के लोग या फिर कोई भी राष्ट्र है, उसका जो संविधान है उसके कुछ कर्तव्य या कुछ उसके ऐसे आदर्श है जो वहां की जनता को उस राष्ट्र के प्रति सूत्रबद्ध करता है। सूत्रबद्ध का मतलब है बांधता है। अपन कहते हैं ना, गर्व से कहते हैं ना हम भारतीय हैं, तो अपने को बहुत बड़ा गर्व होता है। तो जो संविधान होता है वो वहां के लोगों को एक रास्ते में या फिर एक राष्ट्र के प्रति उनको सूत्रबद्ध करने का काम करता है। उसके बाद में लिखा है, यानी संविधान बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं। जैसे अपने भारत में अगर बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कई प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन अगर अपन राष्ट्र का नाम लें तो सभी राष्ट्र के प्रति सूत्रबद्ध है। तो ये जो सूत्रबद्ध करने का जो काम होता है
वो संविधान के अंदर आदर्श लिखे हुए होते हैं, उनके प्रति बनता है या उनके प्रति से विकसित होता है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, मैं सारी चीज़ें आपको लिखवाऊँगा। उसके बाद में ऊपर देखो, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। ठीक है? और तेज हो गई। मैं इसको वापस मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा मेरा दिमाग स्किप हो गया। देखो, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? सबसे पहले यहाँ देखो कि ये जो नाम है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये क्या चीज है? ये एक पार्टी है। ये एक क्या है? ये राजनीतिक पार्टी है। कैसी पार्टी है? राजनीतिक। ये कैसी पार्टी है? ये एक प्रकार की राजनीतिक पार्टी है। कैसी पार्टी है? राजनीतिक पार्टी। ये एक प्रकार की राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी में समझते हो, जो राजनीति करती है। ठीक है ना? अब इस पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो ये 1885 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है? 1885 के बाद में ये लगातार भारत के अंदर संविधान बनाने की मांग करती है या फिर भारत को आजाद कराने का काम करती आई है। यानी 1885 में स्थापना होने के बाद में ये संगठन है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में भी ये एक पार्टी है। ठीक है ना? तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 के अंदर संविधान सभा, यानी भारत का एक संविधान सभा बनाने को लेकर या फिर भारत में संविधान सभा के गठन की मांग को लेकर पहली बार एक अधिकृत नीति बनाई। भाई, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में यह कहा कि भारत में भी संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अब मुझे बताओ, 1934 में यहाँ पे किसका शासन है? अंग्रेजों का शासन है। तो सबसे पहले अपने आपके यहाँ पे प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान को बनाने को लेकर भारत में सबसे पहला विचार कब आया? तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए कि 1934 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को लेकर पहली बार मांग की और उसमें कहा गया कि केवल भारतीयों को लेकर एक स्वतंत्र संविधान सभा की ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई। 1934 में ये मांग शुरू की गई थी और 1934 में ये मांग शुरू की गई थी, लेकिन ये जो मांग है वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत तेज हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध का मतलब क्या हुआ? दूसरा जो आपका विश्व युद्ध है ये कब शुरू हुआ? तो ये आपका शुरू हुआ था 1939। 1939 से 1945 तक ये चला था। ठीक है ना? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत ही तेज हो। अब बात आती है विश्व युद्ध। विश्व युद्ध का मतलब ये है कि उस जमाने में जो पूरा विश्व है वो आपस में लड़ रहा था। ठीक है ना? ठीक है ना? उसे कहा जाता है विश्व युद्ध। अंततः दिसंबर 1944 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब बात शुरू हुई थी? 1934 में ये बात शुरू हुई थी और 1946 के अंदर गठन करने की बात कही गई। देखो, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ संख्या 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया। ठीक है? दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच भारतीय संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान प्रारूप बनाने का कार्य किया। ठीक है? 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीयत और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये संविधान सभा, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर पहली संविधान सभा की बात करें तो 1934 के अंदर बात की गई। ठीक है? ओके, आगे बढ़े, चलो।
इन बातों का क्या मतलब है? ये समझने के लिए आइए दो पीछे कहाँ तक शुरू किया था? रक्षा की जानी चाहिए, यहाँ तक हो गया था ना? ओके। हुँ। इन बातों का क्या मतलब है? ये समझने के लिए आइए 2 बिल्कुल अलग-अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएँ भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटनाएँ। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबरों में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था, तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। यानी कुछ समय पहले तक नेपाल के अंदर जो शासन था, वहाँ पे राजतंत्र था। देखो, नए संवि भई जो नेपाल है उसको नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, यानी वहाँ पे राजाओं का शासन था। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे, जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी प्रकार या उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियमों में बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की स्थापना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग 2015 में अपने देश का एक नया संविधान अपनाते हैं या फिर बनाते हैं। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। पहला उद्देश्य वहाँ पे अपन ने देख लिया, यानी आदर्शों के साथ बंधा के रखना। दूसरा जो है वो है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया कि देश के, उससे पहले अपन ये सारी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ से। अब इस चित्र के अंदर आपको चीज़ें दिख रही होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जो नेपाल है 1990 में नेपाल का एक नया संविधान बना और नेपाल आज़ाद हो गया था। लेकिन 1990 में जब नेपाल आज़ाद हुआ तो नेपाल के पास में राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था। तो देश की जो सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसके पास? राजा के पास। और भारत में अगर सर्वोच्च सत्ता की बात करें यानी सबसे पावरफुल भारत में कौन है? जनता है। भाई वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। अगर उन्होंने सही तरीके से कार्य नहीं किया तो 5 साल बाद में सरकार को आम जनता वोट नहीं देगी तो सरकार अपने आप समाप्त। लेकिन नेपाल में इस तरीके से नहीं था। नेपाल में जो सर्वोच्च सत्ता थी वो राजा के पास थी और वहाँ के लोग ये चाह रहे थे कि भाई साहब इस राजा को हटाया जाए। तो लोगों ने संघर्ष किया, सफल हुए और 2006 के अंदर वहाँ के राजा को हटा दिया गया। लेकिन जो पहले वाला संविधान था, उस पहले वाले संविधान में जो नियम दिए गए थे, वो राजतंत्र के अनुसार दिए गए थे। तो लोगों ने कहा भाई चलो नियम को बदलते हैं और उसको नियम को बदला गया, बदलने में टाइम लगा और आखिरकार जो नियम बदले गए थे, वो बदले गए थे कब? वो बदले गए थे 2015 में। देखो, नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश का एक नया संविधान बनाया, ठीक है? और संविधान का जो दूसरा उद्देश्य होता है, वो देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना होता है और पहला उद्देश्य देखा था कि देश के लोगों को एक बंध या एक सूत्रबंध में बाँधना ज़रूरी होता है। और इसमें क्या जानकारी है इधर देखो, राजनीतिक ओके, ओके। नेपाल में लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया।
फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए और इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा आंदोलन जन आंदोलन 2006 में अपने शिखर पर पहुंच चुका था और आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से की गई छोटी-मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल जो है वो एक लोकतांत्रिक देश बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले राजनीतिक आंदोलन के दृश्य ऊपर दिए गए हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूलभूत सबसे आप क्या समझते हैं? अपने रोज़मर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम एक उदाहरण दें। देखो, मूलभूत नियम का मतलब है जिसका आपका जुड़ाव है, यानी आपका ज़मीन से जुड़ाव है। आपके मूलभूत नियम क्या है? मूलभूत का मतलब है वहाँ या उस क्षेत्र में किस प्रकार के नियमों की ज़रूरत है। भई आपके मूलभूत नियम क्या है? आपके मूलभूत नियम ये है कि आपको पढ़ाई करनी है, स्कूल से घर आना है और जहाँ आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो वहाँ आपको स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा दी जानी चाहिए। एक राष्ट्र के हित के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके आपके अंदर भी ऐसी शिक्षा दी जाती है जो भेदभाव पैदा करती हो। तो ये जो शिक्षा होती है या फिर इस प्रकार की जो नियम होते हैं वो मूलभूत नियम नहीं होते। ठीक है? शासन देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों में ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता देखो लोकतंत्र में क्या होता है कि हम अपने नेता खुद चुनते हैं और ताकि वे हमारी ओर से सत्ता का ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों को बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक नीचे दिए गए चित्र पटकथा से सुनते हैं। अब देखो अपन ने ये कह दिया कि भाई साहब लोकतंत्र के अंदर हमारे चुने हुए लोग जाएँगे, ये तो कह दिया। लेकिन आपको ये कैसे विश्वास हो गया कि यहाँ जो काम करने वाली जो लोग हैं वो हमारा उपयोग करेंगे? यानी हमारा ही कहना मानेंगे या फिर हमारा ही सब कुछ करेंगे। तो इस तरीके से जो उपयोग होगा क्या ये सही होगा या गलत होगा? इसके लिए संविधान के अंदर अपने को उल्लेख मिलता है। भई कहने का मतलब आपकी जनता ने एक एमएलए भेज दिया। अब एमएलए आपके अनुरूप काम करेगा या नहीं करेगा या फिर अब वो अपने ही काम से अपना काम चलाएगा। तो इस प्रकार के जो घटनाएँ होती है उनसे अपन किस तरीके से बच पाएँगे उसकी भई कोई रोकथाम संविधान के अंदर है या नहीं है, इसकी जानकारी अपन यहाँ पे एक पटकथा दी हुई है उसको देखकर समझेंगे। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती थी और वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल कर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाते हुए और अनिल को तंग करने लगता। अब देखो आपकी स्कूल में भी इस तरीके से होता होगा, प्रत्येक क्लास के अंदर एक उदंड प्रवृत्ति का बच्चा होता है, जो पूरी क्लास को परेशान करता है या पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो एक टीचर होती है उसने क्या किया कि इस तरीके के बच्चा जो होता है उसको मॉनिटर बना दिया। ठीक है? मॉनिटर बनाने के बाद में वो मॉनिटर बना के चली गई। अनिल आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। अब ये कौन कह रहा है? सुरेश कह रहा है। चलो। हाँ, ये जो है ये सुरेश है। सुरेश क्या कह रहा है? अनिल बेचारा देखो यहाँ पे बैठा है दुबुक से कि अनिल आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? कौन कह रहा है? अनिल कह रहा है। लेकिन मैंने किया क्या है? श्रीमती राव लौटने पर। श्रीमती राव अब वापस आई और इसने कहा, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी, तो अनिल शोर मचा रहा था और सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अब यही बात कौन कह रहा है? ये सुरेश कह रहा है। किसको कह रहा है? मैडम को कह रहा है। लेकिन अनिल ने कुछ नहीं किया। ठीक है? अब वापस मैडम यहाँ इसको कह रही है, अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम्हें आज 100 बार
लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा, ये आदेश कौन दे रही है? मैडम दे रही है। लेकिन अनिल का बेचारे का कोई भी कसूर नहीं है। अब अनिल क्या है, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये इतनी समझ में आ गई बात? अब आगे देखो। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है कि जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून, मौलिक अधिकार वाले खंड दिए गए हैं। क्या आपको आपको कक्षा 7 में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों के कुछ अंश याद है? उस अध्याय में बताया गया है कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहां आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है और हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। अब देखो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भाई साहब, अगर लोकतांत्रिक देश के अंदर राजनेता अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे तो उनको कैसे रोका जाए? तो उसको रोकने के लिए हमारे संविधान के अंदर एक न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो एक प्रकार से स्वतंत्र इकाई है। वहां पे किसी राजनेता का दबाव नहीं चलता। आपने वकील देखे होंगे काले काले कोट पहने हुए, या मूवी देखी होगी जिसके अंदर वकील जो है या फिर ऐसे कोर्ट में सब काम करते हैं। तो वो सारी चीज, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें होती है उनका जो उपयोग है वो किया जाता है किससे? न्यायालय के माध्यम से। और वहाँ जो चीज़ें दी होती है वो मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए चीज़ें सुलझाने का काम करते हैं। ठीक है, इधर देखो, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। पहला पर अब ये जो अपन ने कहानी पढ़ी ना, इसमें देखो मॉनिटर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा। भाई क्लास टीचर ने उसको मॉनिटर बनाया, लेकिन वो अपनी शक्ति का है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। भाई एक मॉनिटर गलत इस्तेमाल या गलत प्रयोग कर सकता है तो एक राष्ट्र का नेता भी उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में नीचे दी गई किसी परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। अब देखो यहाँ दिया हुआ है, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। ठीक है, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है, जब वह थाने में फोन करके पुलिस के अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए, तो दोषी किसे कहा जाएगा? देखो यहाँ कथन दिए कि नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। यानी एक मंत्री है, उसके पास में पावर है, लेकिन वो अपना गलत इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? देखो, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है, तो ये तो सही बात है। ठीक है, ये तो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि वो दुरुपयोग नहीं कर रहा। जब वो अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी धमकी देता है, क्यों भाई? ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपका पड़ोसी है, आप मंत्री बन गए, आप अपने सुरक्षा कर्मियों से उसको पिटवाने की धमकी थोड़ी ना दे सकते हो। एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती। तो यहाँ पे हाँ, ये दुरुपयोग कर रहा है। हाँ, दुरुपयोग दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है? और जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों के ऊपर दबाव डालता है कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार है और अगर वो दोषी है, कोई गलत काम कर देता है, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखोगे। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, नहीं लिखोगे। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। यानी वो जो है वो अपनी सत्ता का गलत उपयोग कर रहा है। ठीक है? आगे देखो। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। लोकतंत्र की एक पहचान होती है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा काम होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दी गई एक चित्रपट कथा है, उसके अंदर कक्षा का किस तरीके का माहौल है उसको समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। तो यहाँ आज गेम शुरू हो रहा है। चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। अब लड़के और लड़कियां लंच के टाइम ये खेलने की बात कर रहे हैं, तो लड़कियां कह रही है चलो आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन लड़के कह रहे हैं नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। ठीक है, आगे देखो। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। उससे पहले यहाँ नीचे वाला देख लो
कि हमें सदा ही वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, मैडम ने इस दोनों पक्षों को बुलाया। हाँ हाँ, हम जीत गए, हम जीत गए, ये तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। अब आप इसको मेरी भाषा में समझो। एक क्लास है जिसके अंदर मान लो 20 लड़के हैं और 6-7 लड़कियां हैं। अब लड़कियों ने डिसाइड किया कि हम बास्केटबॉल खेलेंगे और लड़कों ने डिसाइड किया कि हम क्रिकेट खेलेंगे। जब इसकी काउंटिंग करवाई गई कि भाई क्या खेला जाएगा, तो मैडम कहा इधर आ जाओ कि भाई जो क्रिकेट खेलना चाहता है वो हाथ खड़े करो। तो लड़के 20 थे तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। अब लड़कियां 6-7 ही थी तो उनकी वोटिंग कम रह गई। तो इस मामले में आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लोकतंत्र में सही नहीं है। तो इसका आप किस तरीके से समाधान करोगे, वो आगे आपको नीचे दिखाया जाएगा। क्या ये लोकतंत्र में सही है? आप सोचिए, अगर आपके साथ में इस तरीके से हो कि आपकी इच्छा आप मान लो कि आपकी शनिवार की बाल सभा हो रही है और आपकी इच्छा है कि हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर में बाल सभा करना चाहते हैं। लड़कियां चाहती हैं कि हम सामान्य ज्ञान में करेंगे, लेकिन लड़के चाहते हैं कि हम हिंदी में गीत भजन की करेंगे। अब लड़कों की अगर संख्या ज़्यादा है तो टीचर तो यही कहेगा कि जो ज़्यादा वोटिंग होगी वो होगा। तो यहाँ कहीं न कहीं आपके जो विचार है या फिर आपके जो एक लोकतंत्र के अंदर आपकी जो स्वतंत्रता है, वो कहीं न कहीं यहाँ दब रही है। तो इस तरीके के मामलों में आप किस तरीके से करेंगे? देखो, इस तरह की अस्वस्थ हालात को लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकती है, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है, तो उनको नुकसान होता है। जैसे कि इस चित्रपट कथा से पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। इस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझो। आपने इस चित्रपट कथा से एक क्लास का वातावरण समझा है। अगर इसी तरीके से एक देश में होए, मान लो एक देश है जिसके अंदर एक जातिवाद बड़ा सा बहन रहा है कि भाई हिंदू 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 जो है, हिंदू अपने नियम बनाएगा इस तरीके से और मुस्लिम जो सत्ता है या मुस्लिम जो लोग हैं उसके खिलाफ नियम बनाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या ज्यादा है, वो बहुसंख्यक लोग बहुसंख्यक होते जाएंगे, उनको बढ़ावा मिलता जाएगा। लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग हैं यानी जो कम संख्या के लोग हैं, उनके जो कानून जो नियम है उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की सहमति नहीं होगी या फिर उनको निरकुंशता का सामना करना पड़ता है। निरकुंशता का मतलब है दबदबा, उनके दबदबे में रहना। ठीक है, संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरकुंशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक यानी इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक यानी एंट्रा, ये तो है था एंटर और ये है एंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। यानी इन चीजों को समझो, यानी एक समुदाय के अंदर देखो अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के इस निरकुंशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है, जिससे कहा जाता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व। जैसे कि मतलब एक समुदाय में ले लेता हूँ, लड़के लड़कियों का उदाहरण ले लेते हैं। लड़कियों का समुदाय और लड़कों का समुदाय। मान लो कक्षा के अंदर लड़कों की संख्या ज़्यादा है और वो लड़कियों के नियमों के ऊपर दबदबा बना लेते हैं, तो ये इस तरीके का जो नियम होगा या इस तरीके की जो व्यवस्था होगी वो क्या कहलाएगी, अंतर सामुदायिक वर्चस्व। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, यानी एक ही समुदाय के भीतर दूसरों को दबा सकते हैं, तो वो होता है अंतः सामुदायिक। जैसे लड़कों का हो गया संगठन, लड़कों के संगठन में कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के लड़के होते हैं जो उन्हीं लड़कों के ऊपर दबदबा बना लेते हैं, वो होता है अंतः सामुदायिक वर्सेस। ठीक है, दोनों शब्द सेम सेम है लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है। ठीक है ना, जो आपने समझ लिया। अब इधर देखो, उपयुक्त चित्र कथा पट में मतलब चित्रपट कथा के अंदर कौन लोग अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसले से अल्पसंख्यक गुट किस तरह से दबाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूरा पढ़ लिया आपने। ओके, हाँ, यहाँ अब पूरा देखें, संविधान क्यों होना चाहिए,
इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। उसे या फिर इसे समझने के लिए नीचे दी गई एक चित्रपट कथा को समझिए। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि संविधान जो है हमारे को खुद को बचाता है। कैसे बताता है? देखो यहाँ देखो। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देख बिना नहीं रह सकती, मगर मैं ऐसा करती हूँ कि दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। अब यहाँ देखो इधर, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? ये इसकी दादी इसको कह रही है। तो शबनम वापस बोली, मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखोगे तो मेरा टीवी में ध्यान मग्न हो जाएगा, मेरा मन भटक जाएगा। तो मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज की रात कोई भी टीवी न देखें, तो शबनम नहीं देखें, तो तब शबनम मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। ठीक है? यहाँ पे ये शबनम ऐसा कह रही है। और उसके बाद में किया, अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आ गए। वापस आ जाओ इधर, देखते हैं। अब कोई लड़की है शबनम, जो घर पे बैठी है और बहुत बड़ी दुविधा के अंदर है। भई सोच रही है कि कल एग्ज़ाम है और मेरे 2 पार्ट पढ़ने बाकी है, और घर वाले टीवी चला रहे थे। तो वो काफ़ी टेंशन में थी, तो दादी ने पूछ लिया, भई दुखी क्यों है? तो उसने कहा कि आप लोग टीवी देख रहे हो, मेरा मन भटक जाएगा। तो उसने कहा कि आप लोग भी टीवी मत देखिए, मेरा मन नहीं भटकेगा। और जब वो एग्ज़ाम देने गई तो अच्छा सोच रही है कि बढ़िया हुआ मैंने कल टीवी नहीं देखी और वो दोनों चैप्टर पढ़ लिए, इनमें से इतने सारे क्वेश्चन आ गए। तो उसका क्या मतलब है वो देखते हैं। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँचती है या ठेस पहुँच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावनाओं में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएँगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को उनके सारे हितों को इस तरह के उन्माद से बचाता है। ऐसे उन्मादों से बचाता है, और यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके ज़रिए नागरिकों को अधिकार का आश्वासन मिलता है और उन्हें स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ पाएँगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना? आगे की जो जानकारी है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से आगे अपन। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे की जो जानकारी है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है?